नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और ले आए हैं आज एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्टर के हमारे 2.5 साल के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में। ये गाड़ी तकरीबन 2.5 साल से मेरे पास है और इस 2.5 साल में मेरे साथ क्या इसकी अच्छी बुरी यादें थी, ये आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के प्रोस के बारे में। जी हाँ, हर कोई अच्छी बातें सुनना चाहता है, तो सबसे पहले अच्छी बातों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली जो बड़ी एडवांटेज है इस गाड़ी के साथ है वो है इसके रेट्रो लुक्स। फिलहाल तो हमने इसमें जीटी का टैंक डाल दिया है, वैसे ये इंटरसेप्टर है। तो रेट्रो लुक्स के साथ सबसे अच्छा एडवांटेज ये रहता है कि वो ऑलरेडी इतने पुराने लुक्स होते हैं कि वो कितना ही पुराने होंगे, वो एंटीक बन सकते हैं। उससे ज़्यादा उसके साथ और कुछ नहीं हो सकता। तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो रेट्रो थीम पे बेस्ड है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि लंबे समय तक ये गाड़ी मेरे को अपने पास रखनी थी। तो मुझे लगता था कि कोई ऐसी गाड़ी हो जो समय के साथ पुरानी ना हो। दूसरे सबसे बड़े एडवांटेज के बारे में मैं बात करूंगा, इसका इंजन। जी हाँ, ये इंजन बहुत सिंपल है, काफी ज्यादा रिफाइंड। इस इंजन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज था कि यहाँ पे कैम रॉड्स नहीं है। इसमें ऊपर कैम शाफ्ट आती है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी पावर डिलीवरी देखने को मिलती है। इंजन आप थोड़ा सा रेव भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है इसमें। साथ ही साथ इस चीज के बारे में मैं आपको मेंशन करूंगा कि 648 सीसी का इंजन इसमें मिलता है, जिसकी जो पावर आउटपुट है 47 bhp की है और 52 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। ये गाड़ी जब आप 60-70 की स्पीड पे चलाते हैं और छठवें गियर पे है, तब भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे एकदम से अचानक से ओवरटेक करना है, तो गाड़ी में ऐसा आपको पावर फील होगा कि हाँ, जब आप थ्रॉटल दबाएंगे गाड़ी का, जब थ्रॉटल आप खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी किस तरीके से रेव करती है। ये जो इंजन है काफी ज्यादा मुझे पंची फील होता है, अच्छा लगता है। इतनी भारी गाड़ी के साथ भी मुझे कभी ऐसा इशू नहीं फेस करना पड़ा कि ये गाड़ी का वजन कहीं से भी इसके पावर के आड़े आ रहा है। बात करते हैं तीसरे एडवांटेज के बारे में। इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें डुअल चैनल एबीएस आता है और साथ ही साथ बाइबरी के ब्रेकिंग के साथ ये आपको मिलता है। अच्छी चीज ये बताऊंगा कि ये जो है स्ट्रीट बेडेड लाइंस जो हैं इसमें मिलती हैं आपको, ये काफी ज्यादा हाई एंड गाड़ियां जो होती हैं उनमें आती थी और अब इसमें भी अवेलेबल है। इससे ब्रेकिंग आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, काफी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है इसमें। आपसे देखा जाए तो ये गाड़ी वैसे तो वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो हार्डवेयर ये ऑफर करती है और एक रेट्रो चार्म ऑफर करती है, ये गाड़ी मुझे काफी पर्सनली फील अच्छी होती थी। और 2.5 साल तकरीबन हो गया है ये गाड़ी को मेरे पास, और गाड़ी अभी भी मेरे को बहुत पर्सनली अच्छी फील होती है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल हम एक ट्रिप पर गए थे, जहाँ पे हमारी गाड़ी में 2 सैडल बैग लगे हुए थे, एक इस तरफ एक इस तरफ। साथ ही साथ मैं और मेरा फ्रेंड इस ट्रिप में थे। और मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी इतना माइलेज दे सकती है। लेकिन जब भी हमने इस माइलेज को टेस्ट किया, जब भी टैंक टू टैंक हमने इस माइलेज को टेस्ट किया, तो तकरीबन तकरीबन 29 से 30 के अराउंड इसने हमें माइलेज दिया हर बार। 80-90 की स्पीड के आसपास हम क्रूज कर रहे थे, 90 कभी 100 भी चले जाते थे उस दौरान। लेकिन माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ इस गाड़ी का, और बहुत ही ज्यादा आराम से ये गाड़ी चलती है। ऐसा कोई इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा कि अगर हम थोड़ा सा गाड़ी को खींचे भी, तो ऐसा कहीं आपको स्ट्रेस फील नहीं होता इंजन के ऊपर कि हमें इस गाड़ी के साथ स्ट्रेस फील हो रहा है इंजन को लेकर। अब बात करते हैं कुछ अलग पार्ट्स, जो अलग कंपोनेंट्स हैं जो इसमें आते हैं। इसके साथ मिलते हैं आपको डुअल हॉर्न्स। एक हॉर्न इस तरफ है और एक हॉर्न इस तरफ है, दोनों तरफ हॉर्न लगे हुए हैं। और ये मेरे को पर्सनली इसका जो गाड़ी का है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि डुअल हॉर्न के साथ जब हम हॉर्न प्रेस करते हैं तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। एक बड़ी गाड़ी वाली फील देता है ये। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ गाड़ी का जो हार्डवेयर सिस्टम है बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं। कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें यूनिट्स लगी हुई हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है गाड़ियों को लेकर, तो आप इजीली इस गाड़ी को घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना ज़्यादा हार्डवेयर इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगा कि देखिए, जो सर्विस कॉस्ट है गाड़ी की, क्योंकि इसमें जो इंजन ऑयल डलता है इसकी जो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। तो जब हम सर्विस गाड़ी कराने जाते हैं तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से जब इंजन ऑयल के साथ जब सर्विस होती है, तो तकरीबन तकरीबन 4 से 4.5 हज़ार रुपए के आसपास बैठता है खर्चा। 3 हज़ार के आसपास भी लगता है कई बार, लेकिन लगभग आप मान के चलिए 3500 से 4 हज़ार के बीच बीच में ये खर्चा मोटा मोटा आपको पड़ेगा। लेकिन
इसका जो सर्विस इंटरवल है वो काफ़ी लंबा है। साल भर में एक बार सर्विस आपको करानी है। अगर आप ज़्यादा गाड़ी नहीं यूज़ करते हैं तो 10-10 हज़ार किलोमीटर के आसपास आपको सर्विस इंटरवल आते हैं लगभग लगभग। शुरुआत के इंटरवल थोड़े छोटे होते हैं तो वहाँ पे लग सकता है आपको, लेकिन बाकी के जो इंटरवल्स हैं इसके ये काफ़ी लंबे हैं, तो आपको साल भर में 4-5 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है इसको। अब जो अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी इसमें। बुराई में सबसे पहली जो चीज़ है मुझे जो फेस करनी पड़ी है वो है वॉबलिंग इशू। गाड़ी जब मैंने खरीदी 6-7 महीने कुछ भी नहीं हुआ, मैं 100 की स्पीड पे गाड़ी का हैंडल छोड़ देता था, गाड़ी हल्की भी वॉबल नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो इसमें वॉबलिंग इशू आने लगे थे, और अराउंड 100 के आसपास जब मैं इस पे क्रूज करता था और हैंडल छोड़ता था तो गाड़ी का हैंडल ऐसे ऐसे शेक करने लगता था। ये थोड़ा गड़बड़ चीज़ है, ये चीज़ को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। सर्विस से जब मैं इसको सर्विस पे डाला गाड़ी को तो मैंने उनको कहा भी इस बारे में कि यार ये थोड़ा वॉबल हो रही है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो उनने कुछ एडजस्टमेंट किए और बोले अब ये ठीक हो गया है और अभी ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे सर्विस सेंटर अवेलेबल था वहाँ पे ऐसी कोई रोड मुझे दिखी नहीं जहाँ पर वो गाड़ी को 100 प्लस जाके टेस्ट कर सके। तो आई थिंक उनने जो मतलब कम स्पीड पे उसको टेस्ट किया होगा और उनको वॉबलिंग इशू ऐसा लगा होगा सॉर्ट आउट हो गया है। तो उनने बोला कि ठीक है, हमारी तरफ से इशू सॉर्ट आउट है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को हाईवे पे लेके निकला तो ये इशू कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ था, ये इशू था ही गाड़ी में, और स्टिल अभी भी ये इशू है ही। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय पे इसको स्विच ओवर कर लूँगा आपके अलॉय व्हील्स के साथ, तो मे बी वो इशू खत्म हो जाए इसका। दूसरी चीज़ मेरे को जो लगी पर्सनली, इस गाड़ी की जो हेडलाइट है वो हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं, और अभी वाले मॉडल्स में एलईडी भी आ रही हैं। लेकिन देखिए एलईडी हो चाहे हेलोजन हो उसका थ्रो उतना अच्छा है नहीं। तो कुछ आफ्टर मार्केट एसेसरीज के तौर पे मैं सोच रहा था इसमें बाय करके लगाऊं, लेकिन कुछ मेरे को ऐसा पर्टिकुलर मिला नहीं। एक वैष्णु करके एक कंपनी है, वो इसके लिए हेडलाइट्स बनाती हैं जो प्रोजेक्टर के साथ आती हैं, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और आने वाले समय में शायद हो सकता है मैं उसको इसमें अपग्रेड कर लूँ। तो हेडलाइट का एक इशू था इसमें। रियर सस्पेंशन इसका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सॉफ्टर साइड है थोड़ा सा। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसको मैं कॉन्स के तौर पे तो नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरल वे में बता रहा हूँ कि इसमें 5 स्टेप एडजस्टमेंट आते हैं, जिसमें आप अपनी राइडिंग पोजीशन के हिसाब से जो भी चाहें उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ठीक है, सो सो है, मतलब आप इसको प्रो एंड कॉन के इसमें नहीं ले सकते। बस मैंने जस्ट एक आपको आइडिया के लिए बता दिया। इतनी भारी गाड़ी है, 200 प्लस केजी है, तो डर इस बात का लगता है कि कहीं अगर ये गलती से भी पंचर हो गई उसके बाद क्या हालत होने वाली है इसको घसीटने की, ये सोच के ही मतलब रूह कांप सी जाती है। और सच बताऊं, भगवान की कृपा है अब तक कि इस गाड़ी में अभी तक हमने एक भी पंचर फेस नहीं किया है। अभी जो रिसेंटली हम ट्रिप करके आए हैं तो 3200 किलोमीटर के आसपास ये ट्रिप थी, और 3200 किलोमीटर में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं पंचर ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाली की कृपा से ये गाड़ी पंचर नहीं हुई। ऑलरेडी हमने सारा तामझाम लेके चले थे, अगर इनकेस पंचर हो जाएगी तो हम सब कुछ उसको वहीं पे मेंटेन कर लेंगे। हमारे पास पंप भी था, पंचर किट भी थी, तो हमने सोचा चलो यार इसको अब हम जैसा भी होगा हम इसको मेंटेन कर लेंगे। अब बात करना चाहूंगा इसकी सीट्स के बारे में मैं आपसे। सीट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, और आई लिंक पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने इस गाड़ी के लिए पर्टिकुलर ये टूरर सीट बुलवाई है, ये डीलक्स टूरिंग सीट है। बढ़िया सीट है, अच्छी है। इससे पहले जो स्टॉक सीट आती थी इसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था उसका एक्सपीरियंस, और मैंने ज़्यादा दिन रखा भी नहीं उसको, बहुत ही जल्दी इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती थी वो बैठने में। ये सीट्स अच्छी हैं, ये आप जा सकते हो इस सीट को लेके। और ये सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी लेके अगर आप कहीं निकलते हो घूमने के लिए और आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा सा फील होगा, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी राइड इस पे कर नहीं सकते। अब बात करना चाहूँगा, एक चीज़ और है जो मुझे बहुत ज़्यादा सताई है और उसके लिए हमने मॉडिफिकेशन भी किया है इस गाड़ी में, इसके रियर फुटपैक्स। ये पहले कहीं यहाँ पे पोजीशन करते थे, और अब यहाँ पे हमने इसको ये बनाई है एक यूनिट, और हमने इसको इस तरीके से इसको लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बैठ के दिखाता हूँ कि कितना अंतर आया है इसमें। अभी जो मैं बैठ पा रहा हूँ वो तकरीबन कुछ ऐसा है। मेरी सिटिंग पोजीशन यूं है, जो पहले से बहुत सही पोजीशन है।
पहले ये पोजीशन फुटपैक्स की यहाँ कहीं हुआ हुआ करती थी, यहाँ पर। तो ये जो मेरे लिए था, मैं अगर पीछे बैठता था तो मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता था, पैरों में क्रैम्प्स आते थे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बेंड करके बैठता था, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। ये फुटपैक्स लगने के बाद अब पीछे वाले के लिए उतना ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है सफ़र, अच्छा है, राइडिंग कंफर्ट बढ़ चुका है। और जिनकी शॉर्ट हाइट है उनको कोई इशू नहीं है, तो बढ़िया है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में, जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप बेहतरीन नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है गाड़ी का, जब आप इस गाड़ी को यूज करने मतलब यूज टू हो जाओगे तब तो ठीक है। लेकिन जनरली अगर कोई आपका फ्रेंड आता है, कभी आपसे बोलता है कि यार लाओ गाड़ी की चाबी दो, मैं चला के देखता हूँ, तब ये बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, आप इस गाड़ी पे बैठते हैं जैसे ही, अब आगे बढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपके पास गाड़ी के इंजन की पावर है। लेकिन अगर मान लीजिए गाड़ी को आपको पीछे खींचना है, कहीं गाड़ी ऐसी जगह लगी जहां से आपको गाड़ी को पीछे खिसकाना है, तो ये जो फुटपैक्स है ना, इनकी पोजीशन बहुत बेकार है। ये अड़ते हैं पैरों में। मेरी तो हाइट ज़्यादा है तो मुझे ऐसा इशू नहीं होता, मैं तो पैर फैला के आराम से निकाल लेता हूँ गाड़ी। लेकिन जिनकी हाइट शॉर्टर है, जिनके पास उतना मार्जिन नहीं रहता पैरों को टिकाने के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पैर अड़ते हैं और गाड़ी को पीछे खींचने में बहुत मेहनत लगती है। अगर इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता तो शायद ये इशू नहीं आता। थोड़ा सा इस पोजीशन को भी सुधारने की जरूरत है। अब मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगा। जो मेरे भाइयों के पास इंटरसेप्टर ओन करते हैं उनको तो ये चीज़ खैर पता ही होगी, लेकिन जिनके पास ये इंटरसेप्टर नहीं है और प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो इंटरसेप्टर बाय करेंगे, तो ये जो इसका मडगार्ड है, ये मडगार्ड है वो बहुत छोटा है। तो क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ कंकड़ फंसते हैं टायरों में, और वो उछल के जमीन पे पड़ते हैं और उसके बाद गाड़ी में उछलकर वापस आते हैं। जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको इजीली रात के समय विजिबल होगा कि गाड़ी से कुछ कंकड़ उड़ के इस हेडलाइट पे लग रहे हैं। साथ ही साथ जब स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो यही कंकड़ उड़ के आपको भी लगते हैं छोटे छोटे, वो फील होता है कहीं ना कहीं ये चीज। अब बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट पे, वो चीजें जो मैंने इस 2.5 साल में फेस करी इस गाड़ी के साथ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो मैंने फेस करी, देखिए ये जो है ना, एक स्मॉल सा ड्रेनेज होल है इसमें टैंक में। तो कि हुआ यूं कि जब मैं, ये गाड़ी दरअसल बाहर मेरे पार्किंग एरिया में पार्क होती थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, धूल जम रही है, पत्तियां गिर रही हैं इस पे, तो ये ड्रेनेज होल इतना छोटा है, ये हो गया चोक। जिसकी वजह से जब पानी इस पे पड़ता था, धीरे धीरे करके ये पानी इसके अंदर जाने लगा, टैंक के अंदर। टैंक के अंदर पानी जाने के बाद कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार गाड़ी जब मैं थ्रॉटल देता हूँ तो गाड़ी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बारे में मैंने सर्विस सेंटर में बताया। फिर सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी इसकी। जबकि गाड़ी उस समय 300 से 400 किलोमीटर ही चली थी, ज़्यादा चली भी नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, यार इतने जल्दी 300-400 किलोमीटर में अगर थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराना पड़ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म मेरे पास गाड़ी रहेगी तो मेरे को कितनी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने सर्विस सेंटर्स वालों से कहा कि यार देखो रुक जाओ, जो भी काम करना है जब मैं आ जाऊं मेरे सामने करिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं। तो बोले ठीक है सर, आप आ जाइएगा और हम आपको आपके सामने ही सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुई, इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ। इशू क्योंकि था ही नहीं उसमें, तो कहाँ से रिजॉल्व होगा। फाइनली जब फ्यूल टैंक निकाला गया, फ्यूल टैंक निकालने के बाद हमें पता चला इसमें कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी निकला। और प्रॉपरली क्लीन कराया फ्यूल टैंक को मैंने, फ्यूल टैंक पूरा क्लीन करके दिया उनने। उसके लगभग मेरे को 1.5 से 2 हज़ार रुपये एडिशनल उस सर्विस पे मुझे पे करने पड़े थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें हुई थी। एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी, जब गाड़ी नई थी मैंने गाड़ी को प्रेशर वॉश करवाया। प्रेशर वॉश कराने के बाद जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, तो इस तरफ वाला सिलेंडर मेरे को ऐसा लग रहा था मिसफायर कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि गाड़ी जैसे ही मैं थ्रॉटल दे रहा था, गाड़ी पूरी तरीके से तो बंद नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का पिकअप कम ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ समझ में नहीं आई पहले तो। मैंने थोड़ा सा हाथ से स्पार्क प्लग के जो यूनिट हैं, ये प्लग्स वगैरह, इनको निकाल के क्लीन किया और फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। ऐसे करते करते तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस गाड़ी को चला पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम थ्रॉटल देते थे गाड़ी कुछ ऐसी ऐसे 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 करके चलती थी।
सर्विस सेंटर गई, सर्विस सेंटर पे फिर से जाके उनने बोला, एक दिन का टाइम उन्होंने लिया डायग्नोस करने के लिए। एक दिन पूरी गाड़ी रखी, एक दिन के बाद उनने मुझे ये गाड़ी डिलीवर करी, लेकिन ये इश्यू रिजॉल्व नहीं हो पाया उनसे। उनको समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर फाइनली मैंने उनसे कहा, एक काम कीजिए, इसके अडेप्टर आप चेंज कर दीजिए। क्योंकि अडेप्टर जब मैंने खोल के देखे थे तो वहां पे बहुत सारी डस्टिंग थी, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। इतने कम समय में इतने जल्दी रस्टिंग हो जाना अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से करंट तरीके से फ्लो नहीं हो रहा था। फिर ये अडेप्टर्स उनने मुझे रिप्लेस करके दिया। अडेप्टर रिप्लेस करने के बाद ये इशू सॉर्ट आउट हो गया। तीसरी जो चीज मैंने फेस करी है, आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। ये तो बात हुई आपके रस्टिंग इशू के इन अडेप्टर्स की। ये देखिए यहाँ से, ये वाला रस्ट, ये गाड़ी मैंने जुलाई के महीने में खरीदी थी, और अगले ही महीने से ये रस्ट यहाँ पे मुझको दिखना चालू हो गया था। और जब मैंने सर्विस सेंटर पे इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने बोला, सर ये नॉर्मल चीज़ है, ये होता है। लेकिन यार देखो, किसी इंसान ने जब इतना पार्ट पे, इस गाड़ी पे आपके खर्च किया है ना, तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट अपडेट हो जानी चाहिए इसमें। ये बिल्कुल भी कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरफ भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी। अब एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरे दोस्त ने भी मुझसे कहा, और आपको बताना चाहूँगा, जो इसके टायर्स हैं, सीएट के टायर्स के साथ ये गाड़ी आती है, और इसकी ग्रिप उतनी खास नहीं लगी मुझे। मुझे भी पर्सनली पहले फील हो रहा था, और साथ साथ मेरे फ्रेंड ने भी इस गाड़ी को ड्राइव किया है, तो उसने भी ये चीज़ का कंप्लेन करी कि यार जो ग्रिप है ना उसके टायर की, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है। तो ये पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ। और अभी तो टायर एकदम नहीं है इसके, तो अभी चेंज करने का तो कोई प्लान नहीं है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में जब कभी ऐसा प्लान बनेगा, क्योंकि अलॉय व्हील हमको डालना है इस गाड़ी में, तो तब हो सकता है मे बी हम इसको चेंज कर लें। क्रोम वाला इंजन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रोम पार्ट्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, और जब ये चमचमाते हुए दिखते हैं तो बहुत ही शानदार दिखते हैं। अभी हमने जब से जीटी का टैंक लगा लिया है तो ये क्रोम और ज़्यादा डल लगने लगा है, क्योंकि ये टैंक इतना ज़्यादा चमचमाता हुआ दिखता है। साथ में ही अगर इंजन चमचमाए ना तो बहुत ज़्यादा पर्सनली बेकार दिखता है। तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आप इजीली बफ कर सकते हो, लेकिन ये जो कुछ पार्ट्स हैं, जो अंदर के पार्ट्स हैं, जैसे ये देख रहे होगे आप, ये प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो घर पे ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं ठीक तरीके से साफ, तो इसके लिए प्रॉपरली आपको सर्विस सेंटर भेज के ही ये काम करवाना पड़ेगा। एक ये चीज़ मुझे लगी। जब ये गाड़ी नई थी तभी हुआ कुछ ऐसा कि इसका जो स्पीडोमीटर था, स्पीडोमीटर के साथ एक इशू मेरे को फेस करना पड़ रहा था कि इसमें जो रीडिंग्स आती थी कि हमने गाड़ी में आखिरकार कितने किलोमीटर रन कर लिया है, वो माइल्स में दिखाता था। तो मैंने इनको बताया भी कि यार ये जब गाड़ी चालू होती है वो माइल्स पे दिखाता है, फिर अचानक से वो किलोमीटर पे चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। महीना डेढ़ महीना गुजरा था, और उसके बाद इसमें मीटर में फॉग जमने लग गया था। इस मीटर पे आप देखिए, ये मीटर जो कंसोल है, ये पूरा इसमें ऐसा जब होता था पूरा फॉग जम जाता था अंदर से। ये मीटर पूरा इतना ज़्यादा फॉगी हो जाता था कि कुछ दिखता नहीं था, सारा का सारा एकदम वेपराइज हो जाता था यहाँ पर। तो ये गाड़ी वारंटी में होने की वजह से ये मीटर मुझे चेंज करके दिया। मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी चली होगी, आई थिंक, कम ही चली हो। तो ये उनने फिर मेरे को वारंटी में रिप्लेस करके दिया था। तो ओवरऑल ये कुछ मेरा रहा एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेकर। आप बताइए, अगर आप इंटरसेप्टर ओन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और मेरे हिसाब से ये गाड़ी लेने लायक है, आप इस पे पैसे खर्च कर सकते हो। मुझे लंबे समय के लिए गाड़ी रखनी थी, तो इस वजह से मैंने ऐसी गाड़ी का चुनाव किया कि हाँ, ये लंबे समय तक भी मेरे पास रहेगी, तो इसका डिज़ाइन कभी भी ऐसा पुराना नहीं होगा, आउटडेटेड नहीं होगा, और अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे जब हम गाड़ी कहीं पार्क करते हैं और लोग आके आपसे आपकी गाड़ी के बारे में पूछते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से गाड़ी लेना कोई बुरा फैसला नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे भाई जिनके पास इंटरसेप्टर वो ओन करते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जिनके पास जीटी है वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जीटी और इंटरसेप्टर में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, केवल फ्यूल टैंक, हैंडल बार और ये फुट पैक्स के अलावा। और साथ ही साथ एक जो मिडिल वाला सेंटर स्टैंड है वो गायब होता है जीटी में, जो कि इंटरसेप्टर के साथ मिलता है आपको। तो कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।